चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं डीएफटी से रिलेटेड। जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक डायग्राम होता है, जिस डायग्राम के हेल्प से हम लोग डेटा का फ्लो दिखाते हैं। उस डायग्राम को कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, डीएफटी। डेटा का फ्लो का मतलब है डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जाकर के एंड हो रहा है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सपोज पेटीएम से पैसा निकाल रहे हैं या पेटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, तो यूजर इनपुट करता है कुछ इंफॉर्मेशन, सिस्टम के अंदर जाता है और सिस्टम फिर वो ट्रे पे पैसा निकाल करके देता है। या अगर हम लोग उसको देखना चाहते हैं बैलेंस क्या हो गया, बचा हुआ है अभी हमारे अकाउंट में, तो आउटपुट स्क्रीन पे दिखाता है। तो इनपुट करता है यूजर, सिस्टम के अंदर जाता है और फिर आउटपुट होता है स्क्रीन पे। तो इस प्रोसेस को हम लोग अगर डायग्राम से दिखाते हैं तब उसको कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। इसमें ये जो फर्स्ट इमेज आपको दिख रहा है अभी, ये सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। एक्सटर्नल एंटिटी मतलब एक्टर्स या यूजर्स जो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करते हैं उसको रेक्टेंगल बॉक्स में दिखाते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं सपोज यूजर या स्टूडेंट या एडमिनिस्ट्रेटर जो भी। और ये एरो ब्रैकेट है, एरो लाइन है जिससे हम लोग डेटा का फ्लो दिखाते हैं। देन ये ओवल या सर्कल होता है जिसमें हम प्रोसेस दिखाते हैं। और ये डेटा बेस टेबल को हम लोग ये ओपन बोथ एंडेड या सिंगल एक तरफ का ओपन करके दिखाते हैं। तो दीज आर द फोर symbols which are used in a data flow diagram. So what is a data flow diagram? Data flow diagram is a diagram through which we show how the data travels from one part of the system to another. अब हम लोग इसमें कुछ रूल्स हैं। रूल्स सबसे पहले ये बताते हैं कि आप देखिए, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में इंफॉर्मेशन फ्लो हो सकता है। एक प्रोसेस से किसी एक्टर या यूजर को इंफॉर्मेशन मिल सकता है, या एक प्रोसेस से किसी डेटाबेस में जाकर के इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? एक यूजर से दूसरे यूजर को इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। ये एक यूजर से, अगर सपोज कीजिए कि एक यूजर है तो उसका इंफॉर्मेशन एडमिन को जा रहा है, तो इट विल गो थ्रू द प्रोसेस, थ्रू द सिस्टम। इसके बीच में एक सर्कल होना जरूरी है। उसी तरह से एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस को हम लोग कनेक्ट नहीं करेंगे, और एक यूजर से डायरेक्टली हम लोग किसी दूसरे डेटाबेस को कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये रूल है कि जब भी हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो उसमें एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, एक प्रोसेस से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी यूजर को, और एक प्रोसेस से कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी टेबल को। बट दो यूजर कनेक्ट नहीं हो सकता है, दो डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो सकता है, यूजर और डेटाबेस डायरेक्टली नहीं कनेक्ट हो सकता है। तो 2, 3 और 4 ये जो दिख रहा है इस वाले डायग्राम में, इसके बीच में एक प्रोसेस आना जरूरी है। अगर ये प्रोसेस नहीं आएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज एज पर रूल प्रोसेस से ही इंफॉर्मेशन को पास होना है। अब हम लोग थर्ड डायग्राम में आते हैं। ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसको हम लोग देखना चाहते हैं। यहाँ पे ये एक प्रोसेस है जो ऊपर में दिख रहा है, मिरेकल जिसमें लिखा हुआ है। इसको मिरेकल इसलिए कह रहे हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस आपके सिस्टम के अंदर नहीं होना चाहिए जिससे सिर्फ इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है, या कोई ऐसा प्रोसेस नहीं होना चाहिए जिसको ब्लॉक होल कह रहे हैं, जिससे सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट हो रहा है। सिस्टम में प्रोसेस के अंदर इंफॉर्मेशन आएगा और फिर प्रोसेस से इंफॉर्मेशन पास होकर के आगे जाएगा। तो ऐसा अगर हो रहा है कि सिर्फ वो प्रोसेस बाहर डेटा दे रहा है, दिस इज अ मिरेकल which is not shown in a DFT. Similarly, ब्लॉक होल नहीं होना चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन आकर के स्टोर नहीं होना चाहिए। उसी तरह से
हम लोग डेटाबेस में भी सारे इंफॉर्मेशन को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं या सारे इंफॉर्मेशन को सिर्फ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शुड कम टू द डेटाबेस, इंफॉर्मेशन शुड पास फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये कुछ रूल्स है डेटा फ्लो डायग्राम पर, कैसे हम लोग आते हैं इसको, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसको कैसे बताते हैं कि डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर एक कुछ सिंबल्स होता है और इसका काम होता है सिस्टम में डेटा कैसे फ्लो हो रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर। डेटा पास होता है यूजर से सिस्टम में आता है, सिस्टम से डेटाबेस में जाता है, डेटाबेस से फिर निकल के यूजर के पास आता है। और ये जो होता है इसके हर एक के बीच में एक प्रोसेस का होना जरूरी है। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस से प्रोसेस को कनेक्ट कर सकते हैं बट इट शुड बी अवॉइडेड। प्रोसेस से यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। यूजर से यूजर कनेक्ट नहीं होगा, पॉइंट नंबर 2। डेटाबेस से डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा, पॉइंट नंबर 3। और यूजर से डेटाबेस नहीं कनेक्ट होगा, दिस इज पॉइंट नंबर 4। उसके बाद हम लोगों ने डायग्राम देखा। ये डेटा फ्लो डायग्राम कई लेवल में हो सकता है, 1 2 3 4 5, बट यूजली सेकंड लेवल तक जाने से हम लोगों को सिस्टम समझ में आ जाता है, इसलिए हम लोग यूजली सेकंड लेवल तक ही डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं। सबसे इनिशियल लेवल का जो डेटा फ्लो डायग्राम होता है उसको कॉन्टेक्स्ट लेवल या जीरो लेवल कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट लेवल या जीरो लेवल के बाद थोड़ा और उसमें एनहांसमेंट होता है, उसको लेवल 1 कहते हैं, और फिर हम लोग लेवल 2 कहते हैं। तो हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका डेटा फ्लो डायग्राम से हम लोग जो डॉक्यूमेंटेशन देखने वाला होता है उसको थोड़ा पता चलता है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। इसलिए कि जब हम लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में जो लाइंस ऑफ कोड है, जो लाइंस ऑफ कोड या लाइंस ऑफ कोड है, उस कोड को पढ़ के कोई कितना भी बड़ा भी प्रोग्रामर होगा पूरा नहीं समझ सकता है कि सिस्टम कैसे रन करेगा। या तो उसको रन टाइम में देखेगा तब समझ में आएगा, या फिर डेटा फ्लो डायग्राम देख करके उसको कुछ हद तक समझ में आ सकता है कि कैसे काम होता है। अब ये देखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और ये जीरो लेवल का डीएफडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जीरो लेवल का डीएफडी में हम लोग डेटा बेस नहीं दिखाते हैं, हम लोग सिर्फ यूजर्स दिखाते हैं कि यूजर कैसे इंटरैक्ट कर रहा है। तो यूजर पास करेगा कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम में, सिस्टम से उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। सिमिलरली 3-4 टाइप का सपोज यूजर है तो 3-4 टाइप के यूजर से उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा और उसको इंफॉर्मेशन पास ऑन होगा। सपोज फर्स्ट यूजर है एडमिन, तो ये लॉगिन करेगा और उसको कुछ रिपोर्ट्स मिलेगा। दूसरा हो सकता है अकाउंटेंट, ये लॉगिन करेगा और इसको कुछ अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा। एक हो सकता है कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट लॉगिन करेगा और उसको कुछ लेक्चर मटेरियल्स मिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग दिखाते हैं तो हम लोग इसको बताते हैं जीरो लेवल या कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, जिसमें हमारा पूरा सिस्टम को एक सर्कल में दिखाते हैं और जितने तरह के यूजर हैं उसको दिखाते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट में, और इस ये क्या सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है और सिस्टम से इसको क्या मिल रहा है ये हम लोग एरो के ऊपर लिख करके दिखाते हैं। दूसरा हम लोग का होता है लेवल 1। लेवल 1 में जब हम लोग आते हैं तब हम लोग दिखाते हैं इस तरह से, जिसमें एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में इंफॉर्मेशन जा रहा है, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में इंफॉर्मेशन जा रहा है, कुछ यूजर उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, कुछ डेटाबेस में जाकर के डेटा स्टोर हो रहा है। तो ऐसे करके हम लोग उसको और इलेबोरेट कर सकते हैं। और लेवल 2 में जब हम लोग आते हैं तब लेवल 2 में हम लोग फर्स्ट लेवल से बढ़ा करके कुछ इंफॉर्मेशन आगे ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग का ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को ये सर्कल है, ये प्रोसेस है। अब स्टूडेंट इसमें एनरोल करता है और स्टूडेंट एनरोल करता है तो उसको एनरोलमेंट नंबर ये प्रोवाइड करता है, इनवॉइस प्रोवाइड करता है। और एडमिन जो है, एडमिन को ये कुछ रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। और जो क्रिएटर है, क्रिएटर भी मान लीजिए कि यूजर है जो वीडियोस बना करके और लेक्चर्स बना करके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में डालता है, तो ये इसमें वीडियो सेंड करता है और इसको ये पेमेंट मिलता है। तो इस तरह से हम लोग एक पूरे सिस्टम को एक सर्कल में दिखाते हैं। सपोज लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है तो हम लोग ये पूरा एक सर्कल बनाएंगे, इसमें लिखेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में एक स्टूडेंट हो जाएगा जो बुक के लिए
रिक्वेस्ट करेगा और उसको बुक प्रोवाइड किया जाएगा। लाइब्रेरियन होगा जो बुक ऐड करेगा सिस्टम में और बुक्स का रिपोर्ट उसको मिलेगा। तो इस तरह से पूरे सिस्टम को एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में, और जितने यूजर्स हैं उस सिस्टम के सब क्या उस सिस्टम में इनपुट करने वाले हैं और क्या उसको आउटपुट मिलने वाला है ये दिखाते हैं। दिस इज द 0 लेवल और कॉन्टेक्स्ट लेवल। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग यहाँ पर दिस इज लेवल 1। अब इस लेवल 1 में देखिए प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है ऑथेंटिकेशन सिस्टम, दूसरा प्रोसेस है वीडियो लेक्चर सिस्टम, बाई नोट्स, पेमेंट गेटवे। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट को देखिए, स्टूडेंट लॉगिन करता है या रजिस्टर करता है। कोई भी हम लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है तो क्या होता है, सबसे पहले उसको लॉगिन मिलता है। अगर वो लॉगिन नहीं कर सकता है, पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड करता है। जब लॉगिन या रजिस्टर करता है तो उसको उसका कुछ इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन मिलता है कि सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब जब लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में एक स्टूडेंट एनरोल हो गया तो वो रिक्वेस्ट करता है नोट्स को परचेस करने के लिए या पढ़ने के लिए, तो उसके लिए वो पेमेंट करता है। पेमेंट करता है तो उसको पेमेंट की रिसिप्ट उसको मिलती है। तो ये जो एक एरो आ रहा है उससे दिखा रहे हैं कि वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, और जो एरो इससे सिस्टम से निकल के यूजर के पास जा रहा है ये बताता है कि वो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह से जब ये पेमेंट कर देता है, इसने रिक्वेस्ट किया एक नोट्स के लिए और उसने पेमेंट किया, तो पेमेंट जो है वो उसका रिसिप्ट चला गया और उसको नोट्स भेजा गया। अब ये जो पेमेंट किया है इसने, तो पेमेंट का कंफर्मेशन ये देखिए स्टूडेंट को यहाँ से एक लाइन से हम लोग यहाँ से दिखा रहे हैं कि इसने पेमेंट गेटवे में पेमेंट किया। पेमेंट गेटवे ने उसको वापस कंफर्मेशन दिया कि हाँ इसका स्टूडेंट का पेमेंट हो गया है, तो इसका पेमेंट का रिसिप्ट मिल गया और इसको नोट्स भेज दिया गया। अब नोट्स जो बाई नोट सिस्टम निकाल रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक डेटाबेस हम लोग दिखा रहे हैं, जिस डेटाबेस से ये नोट्स को रिसीव कर रहा है और फिर ये नोट्स को यूजर को प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम लोग सिर्फ स्टूडेंट और बाई नोट्स का जो मॉड्यूल है इसको हम लोग कंसंट्रेट करते हैं, तो इसको देखिए सबसे पहले स्टूडेंट ने एनरोल किया, उसके बाद स्टूडेंट बाई नोट्स में आकर के किसी पर्टिकुलर टाइप के नोट्स के लिए रिक्वेस्ट किया और कुछ पेमेंट किया। रिक्वेस्ट करने के बाद उसको पता चल गया कि हाँ ये नोट अवेलेबल है, तो इसने पेमेंट गेटवे को पैसा दिया। पेमेंट गेटवे जो मॉड्यूल है इसने बाई नोट्स मॉड्यूल को कंफर्म किया कि हाँ पेमेंट हो गया है। जब पेमेंट हो गया है तो इसको नोट्स उसको वापस भेज दिया गया। तो इस तरह से लग दीजिए। So this is one system wherein a student is requesting for a notes from a learning management system, but before the student can request for a particular type of note, he has to register. तो एक register या authentication system है। दूसरा system buy notes है। buy notes के लिए इतना तरह का काम स्टूडेंट करता है। अब बाई नोट सिस्टम जो है ये पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड है। पेमेंट गेटवे जो है वो उसको कंफर्म करता है। तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है, मतलब पूछता है कि क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नोट्स अवेलेबल है, उसको मिलता है कि हाँ नोट्स अवेलेबल है, तो ये पेमेंट करता है। पेमेंट जाता है पेमेंट गेटवे से। पेमेंट गेटवे से जब कंफर्मेशन आ जाता है तो ये उसको नोट्स वापस कर देता है और जो पेमेंट किया है उसका एक कंफर्मेशन रिसिप्ट उसको वापस कर देता है। अब हम लोग दूसरे यूजर के पास आ रहे हैं। ये एडमिन है, नीचे में देखिए ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है दिस इज एडमिन। अब एडमिन के पास एक सिस्टम से वो इंटरेक्ट करता है जिससे उसको रिपोर्ट चाहिए कितने लोगों ने पेमेंट किया है या कितने लोगों ने नोट्स परचेज किया है। तो नोट्स परचेज करने का जब इसके पास कोई इसको रिपोर्ट चाहिए होगा तो ये बाई नोट्स इसको प्रोवाइड करेगा। और बाई नोट्स को कहाँ से डेटा मिलेगा, ये जो टेबल होगा जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर किया गया होगा कि ये पर्टिकुलर नोट पर्टिकुलर डेट को इस पर्टिकुलर यूजर को सेंड किया गया या सेल किया गया, तो ये डेटाबेस जब बाई नोट हुआ तो इसने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। और जब एडमिन ने डेटा मांगा तब ये यहाँ से देखिए एरो निकल रहा है नोट्स से बाई नोट्स में आ रहा है और यहाँ से एरो दिखा रहा है कि यहाँ पे नोट्स का रिपोर्ट गया और ये रिपोर्ट एडमिन को प्रोवाइड किया।
तो एडमिन सिस्टम से जो इंटरैक्ट कर रहा है वो एक सिस्टम से कर रहा है, उस सिस्टम का नाम यहाँ पर जनरेट रिपोर्ट रखा गया है, और हर एक जो प्रोसेस है जिसको ब्लू कलर के सर्कल से दिखाया गया है उसके ऊपर एक नंबर लिख दिया गया, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसा। अब सपोज वीडियो लेक्चर्स भी है, वीडियो लेक्चर्स का क्रिएटर है, तो क्रिएटर एक यूजर है, उसने सेंड किया या अपलोड किया, तो ये वीडियोस नाम के टेबल में सारा वीडियोस जाकर स्टोर हो गया, और यहाँ से जब स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा वीडियो लेक्चर को तो या एनरोल करेगा तो वहां से उसको वीडियो लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है कि एक यूजर है क्रिएटर, ये इस प्रोसेस से भी इंटरैक्ट कर रहा है, और एक यहाँ पर अपलोड नोट्स भी एक प्रोसेस है जिससे वो इंटरैक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर से अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा जगह से उस लाइन को क्रॉस करके आना पड़ेगा, कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट टाइम दोबारा भी एक बार बना सकते हैं। ये क्रिएटर और ये क्रिएटर अगर स्पेलिंग सेम है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेम यूजर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ने पेमेंट किया था, तो एक लाइन यहाँ से स्टूडेंट से निकल करके पेमेंट गेटवे में आ रहा है। उसी तरह से अगर क्रिएटर यहाँ पर वीडियो डालेगा तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा सा लाइन यहाँ से निकलेगा जो यहाँ तक आएगा, तो हो सकता है कि कट जाएगा। तो हम लोग लोकली भी बना करके उसको दिखा सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर हम लोग इंफॉर्मेशन दिखाते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा यूजर है, वो यूजर सिस्टम के किस मॉड्यूल से इंटरैक्ट कर रहा है, और उस मॉड्यूल में वो क्या इनपुट कर रहा है, और उस मॉड्यूल से वो क्या आउटपुट उसको सिस्टम दे रहा है। अगर वापस हम लोग आते हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल पे, 0th लेवल पे, यहाँ पे एक ही प्रोसेस होता है। द होल सिस्टम, पूरा आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक सिस्टम है, उसको 0 नंबर देते हैं, और यहीं से वो जितने तरह के यूजर हैं सब इसमें इंटरैक्ट करता है। और यहाँ पर हम लोग कोई डेटा बेस नहीं दिखाते, सिर्फ यूजर क्या इनपुट करेगा सिस्टम में और सिस्टम उसको क्या प्रोवाइड करेगा ये दिखाते हैं। और जब हम लोग 1 लेवल पे आते हैं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा दिखाते हैं कि यहाँ पे यूजर जो हमारा पूरा सिस्टम है उसके अंदर के मॉड्यूल्स दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1.0, 1.2, ये लेवल 1 का नंबरिंग होगा, 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके। और अब हम लोग इंटरनली मॉड्यूल्स को बांट दिए हैं कि इतने तरह के मॉड्यूल्स को हम लोग यूज कर रहे हैं। अब अगर इसको और इलेबोरेट करना है तो इसके एक एक प्रोसेस को फर्दर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये जो 1.2 बाई नोट्स है, अगर सिर्फ इस बाई नोट्स को लेकर के हम लोग आगे दिखाना चाहते हैं कि बाई नोट्स में क्या क्या काम होगा, तब उसको फर्दर हम लोग आगे दिखा सकते हैं इस तरह से कि बाई नोट्स में एक चेक अवेलेबिलिटी, इस बाई नोट्स मॉड्यूल के अंदर एक मॉड्यूल होगा या एक फंक्शन होगा चेक अवेलेबिलिटी, दूसरा फंक्शन होगा पेमेंट कंफर्मेशन, तीसरा होगा अपलोड ऑफ ईमेल या अपलोड ऑफ नोट्स। अब जब यहाँ पर से देखिए ये लेकर के आ रहे हैं रिक्वेस्ट, ऊपर वाले डायग्राम में देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया था, ये एक स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट लाइन आ रहा है, तो यहाँ पर से हम लोग दिखाएंगे कि एक रिक्वेस्ट लाइन यहाँ आ रहा है, और यहाँ से एक पेमेंट लाइन निकल रहा है, तो यहाँ पर से हम लोग दिखा रहे हैं कि एक पेमेंट लाइन निकल रहा है। और जब स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता है किसी पर्टिकुलर नोट्स के लिए तो पहले अवेलेबिलिटी चेक होता है और उसके बाद पेमेंट कंफर्मेशन होता है। फिर जो है अगर पेमेंट हो जाते हैं तो वो नोट यूजर को अपलोड करके ईमेल में अटैच करके भेज दिया जाता है। तो इस बाई नोट्स जो एक प्रोसेस है उसको अगर फर्दर हम लोग दिखा रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं उसको हम लोग इस तरह से दिखा करके देखते हैं। और यहाँ से अगर एडमिन भी उसका रिपोर्ट मांग रहा है तो एक और सर्कल यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो एक और प्रोसेस है। तो लेवल 2 में जब हम लोग बात करते हैं तो लेवल 2 में लेवल 1 का जितना सर्कल है उसको फर्दर और सब पार्ट्स में ब्रेक अप करते हैं। लेवल 0 में जब जाते हैं तो पूरा सिस्टम एक सर्कल से रिप्रेजेंट होता है, एक प्रोसेस से। लेवल 1 में हम लोग ब्रॉड दिखाते हैं कि ब्रॉड मॉड्यूल्स क्या क्या, ब्रॉड फंक्शनैलिटी क्या क्या है, उसको हम लोग सर्कल से दिखाते हैं। लेवल 2 में जब जाते हैं तो हर एक सर्कल को फर्दर हम लोग इलैबोरेट करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या फंक्शन हो सकता है। अब अगर लेवल 3 में जाना होगा तो चेक अवेलेबिलिटी को फिर हम लोग और मॉड्यूल्स और सब पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो वो चेक वो
3 लेवल पे चला जाएगा, फिर उससे 4 लेवल पे चला जाएगा। इस तरह से हम लोग अपने सिस्टम को डायग्रामेटिकली उसके डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम। फिर से पूरा हम आपको एक बार रिवाइज करते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम एक डायग्राम होता है जिससे हम लोग सिस्टम के डेटा फ्लो को बताते हैं यूजर को। इसकी जरूरत डॉक्यूमेंटेशन में इसलिए पड़ती है कि कोड देख करके देखने वाले को नहीं समझ में आएगा कि इंटरनली काम कैसे हो रहा है। अगर हम लोग अपने सिस्टम का ये डायग्राम दिखाएंगे, जो डायग्राम अभी हम लोगों ने देखा था, तो इस डायग्राम से शायद यूजर को ज्यादा समझ में आ जाए कि स्टूडेंट एक होगा, ये रिक्वेस्ट करेगा लॉगिन के लिए, उसके बाद वो पेमेंट के लिए या नोट्स बाय करेगा, और एडमिन जो होगा उसको कुछ रिपोर्ट मिलेगा। ये देखना ज्यादा समझ में आएगा एज कम्पेयर टू इसी का अगर हम लोग उसको कोड दे दें PHP का या HTML का या जावास्क्रिप्ट का, तो वो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाई वी डेवलप अ डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक सर्कल होता है जो हमारा प्रोसेस या फंक्शन होता है, एक रेक्टेंगल होता है जो हमारा यूजर होता है, फिर कनेक्टिंग लाइंस, एरो लाइंस होते हैं जो बताता है कि क्या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पास हो रहा है, और कुछ ओपन एंडेड बॉक्स होते हैं जो हमारा डेटा स्टोर या डेटाबेस होता है, टेबल्स, फाइल्स, anything which is storing the data permanently is represented like this। कुछ रूल्स इसमें होते हैं कि एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस कनेक्ट हो सकता है, एक प्रोसेस से स्टूडेंट कनेक्ट हो सकता है, एक प्रोसेस से डेटाबेस कनेक्ट हो सकता है, बट एक यूजर से दूसरा यूजर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, एक डेटाबेस से दूसरा डेटाबेस डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से अगर हम लोग अपने सिस्टम को डेटा फ्लो के फॉर्म में दिखाते हैं तो इसको कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम।